हाय व्यूअर्स, दिस इज मी रिबाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऑन करना मत भूलिए, क्योंकि आज हमें इंडिया के कश्मीर से ज्वाइन किया है फाइका ने और यूके से हमें ज्वाइन किया है जैन ने। दोनों ही किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत अच्छा चैनल रन कर रहे हैं। आप फाइका के चैनल को भी सब्सक्राइब करें और जैन के चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जैन के चैनल का जो अक्सर वीडियोस मैं अपनी कम्युनिटी पे भी पेस्ट करती हूँ, तो लास्ट में आप लोग अगर ढूंढने में प्रॉब्लम है तो ज़रूर मेरी कम्युनिटी चेक कीजिएगा और उधर आपको लाजमी मिलेंगे। तो आप दोनों के वक्त का बहुत शुक्रिया फाइका और जैन कि आपने हमारे व्यूवर्स के लिए टाइम निकाला। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रिबा फॉर हैविंग मी हियर। इट इज सच अ ग्रेट प्लेजर कि आपके शो पे आते हैं। बहुत अच्छा काम कर रही है आप, और आपके दर्शकों को मेरा प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। थैंक यू सो मच फाइका, आप भी बहुत अच्छा काम कर रही हो। और आज जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, बेसिकली वो दो इश्यूज हैं या दो टॉपिक्स हैं, उस पे हम बात करेंगे। और वो टॉपिक बेसिकली हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से रिलेटेड और बीजेपी पार्टी से रिलेटेड। आज हम कश्मीर और हरियाणा के इलेक्शन पे जो बीजेपी को विक्ट्री मिली है उस पर बात करेंगे, और उसके अलावा बात करेंगे हम आसियान मीटिंग के हवाले से, जो कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वो अटेंड करने के लिए गए हुए हैं, वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो आगाज हम समिट से करते हैं, आसियान समिट से। फाइका, आपसे आगाज करते हैं। क्या कहना चाहेंगी आप? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आसियान मीटिंग है, ये इंडिया के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए इसका क्या इम्पैक्ट होगा और क्या क्या चीजें देखने को मिल रही हैं आसियान मीटिंग में? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत अच्छा मैटर है डिस्कस करने के लिए कि क्या होगा आसियान समिट जो है, जहाँ पे हमारे भारतीय प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मुद्दा ये सॉरी इनकी ये जो हुई है, रुको यार, कट कर दो वापस से। लाओ, लाओस में हुई है, लाओस में। हाँ, दोबारा से मैं आगाज करूं? मीटिंग का बोल रही थी। मीटिंग का मतलब उन्होंने अपनी शिरकत की है, शिरकत वर्ड्स अटक रहे थे। ओके। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि इस टॉपिक पे बात करने का मौका मिला। जैसे ये एक भारतवासी के लिए, बीइंग प्राउड इंडियन, हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है लाओस में, आपने देखा होगा आसियान समिट में उन्होंने शिरकत की, जिनमें से हमारा भारत भी एक है। और आपने देखा होगा कि म्यांमार में जो सिविल वॉर चल रहा है, या फिर साउथ चाइना में जो क्राइसिस चल रहे थे, या फिर जो टेंशन है, मतलब वहाँ पे टेरिटोरियल टेंशन है, उसके रिलेटेड जो है ये मीटिंग हुई है। और इससे हमारे भारत को क्या फायदा होने वाला है, और पूरे वर्ल्ड को क्या, जितनी भी कंट्रीज इसमें शिरकत कर रही है, क्या फायदा होगा इस पे। ओवरऑल हम लोगों ने जो है काफी अगर हम उनके वेलकम की बात करेंगे, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर को बहुत जगहों पे हमने देखा होगा कि सिनेरियो चेंज हुआ है जब से प्राइम मिनिस्टर आए हैं। इट्स नॉट दैट आई एम एफिलिएटेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी, बिकॉज यहाँ पे कुछ लोग मे भी मुझे टैग भी मत कर रहे होंगे दैट शी इज द एजेंट ऑफ बीजेपी और समथिंग एल्स, but I want to clarify it that I am not associated with any political party, और ना ही मैं किसी के हित में बोलती हूँ। But whenever it comes to our prime minister, world is seeing that कि क्या global level पे जो changes आई है वो उन्होंने की है। So it is like अगर हम आज कहीं पे भी किसी भी समिट में अपने प्राइम मिनिस्टर को देखते हैं, आपने देखा होगा कि उनके वेलकम में रामायण का वो कल्चर भी डिस्कस किया गया था, किस तरीके से वहाँ पे वो परफॉर्मेंस हुई थी, किस तरीके से उनके वेलकम के लिए वहाँ पे, और जो चीजें उन्होंने कही, आपने उनकी स्पीच भी देखी होगी दैट हम सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी के साथ है, हम सिर्फ और सिर्फ पीस के साथ है। और ये देश जो इस समिट में है, जो कंट्रीज इस समिट में है, वो कंट्रीज क्या है, वो कंट्रीज हमेशा पीस को दर्शाती है, वो कंट्रीज हमेशा ह्यूमैनिटी के लिए काम करती है। वो बस कहते हैं ना, वो वॉर को बढ़ावा नहीं देती है, वो टेंशन को बढ़ावा नहीं देती है। सो उन्होंने वहां पे भी वासुदेव कुटुंबकम की बात की, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जो ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे अगर देखा जाए, एज एन इंडियन, मैं ये बताना चाहूंगी, आई हैव सीन प्राइम मिनिस्टर्स जहाँ पे, मतलब मैंने मनमोहन सिंह का भी दौर देखा, मैंने कांग्रेस का भी दौर देखा, एंड इट्स अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग दैट आई एम नॉट affiliated with any political party. हर किसी गवर्नमेंट के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो बीजेपी के जो उनका कहीं पे अच्छा एजेंडा, कुछ कुछ लोग जो है उनसे कहते हैं ना, वो
खफा भी होंगे, कुछ लोगों के कुछ एतराज भी होंगे, और कुछ लोग जो है कुछ चीजें जो है बीजेपी की बहुत अच्छी थी, और कुछ उनकी स्ट्रेटजीज बहुत अच्छे थे, और हमारे प्राइम मिनिस्टर के जो भी स्ट्रेटजीज थे, आई गेस मैं उनसे सहमत हूँ। जिस तरीके से उन्होंने भारत को रिप्रेजेंट किया है हर एक समिट में, बीइंग एन इंडियन, आई एम टोटली इन सपोर्ट ऑफ दो स्ट्रेटजीज जो उन्होंने फॉलो की है, या फिर जो आजकल इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी समिट में। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज़रूरी है वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड की जीडीपी पे बात होगी, वर्ल्ड के बहुत सारी इश्यूज जो है, जो क्राइसिस है, जो टेंशन्स है, या फिर जो वॉर्स है, अगर उनको रोकने के लिए ये समिट्स किए जा रहे हैं या फिर जो कॉन्फ्रेंसेस किए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। एंड एज एन इंडियन आई एम फीलिंग ब्लेस्ड, आई एम फीलिंग थ्रिल्ड कि हमारा जो इंडिया है वो रिप्रेजेंट हो रहा है वेस्ट में आज। बहुत ही शानदार तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर का, हमारे भारत का वेलकम हो रहा है। तो या दैट्स इट। जैन, मेरा आपसे भी यही सवाल है कि आसियान समिट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप कैसे देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे, और पाकिस्तान का इसमें क्या इनपुट है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, असल में दो चीज़ें। हाँ, इस वक्त एक आसियान चल रहा है, दूसरा साफ की तैयारी में पाकिस्तान। तो पाकिस्तान तो उसको होस्ट कर रहा है, तो पाकिस्तान तो उसके लिए जो है उसकी पूरी तरह से तैयारी नहीं कर रही है। आपकी आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। आपकी आवाज म्यूट है रिबा। हाँ, मैं ये कह रही हूँ कि थोड़ा सा ऊंचा बोले जैन। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही सही? अब आ रही है? हाँ, अब ठीक आ रही है। हाँ, चलें, ठीक है। अच्छा, दो चीजें। एक तो अभी पाकिस्तान में अपनी कॉन्फ्रेंस चल रही थी, मतलब उसकी तैयारियां चल रही हैं। आपको पता है कि इस्लामाबाद में इस टाइम जैसे आपने देखा पीटीआई के साथ जो मामलात हुए, उसके पीछे भी यही वजह बताई जा रही थी कि उन्होंने कहा कि फिलहाल जब तक ये कॉन्फ्रेंस नहीं होती, और उसमें आपने देखा भी कि इनके जो मिनिस्टर साहब हैं वो भी आएंगे। मोदी जी का एक्सपेक्टेड था, लेकिन वो नहीं आ रहे, वो उधर गए। तो आसियान की दो चीजें, एक तो फाइका ने जैसे कहा कि आसियान जो है वो वेस्ट में है, तो वो वेस्ट में नहीं है, वो ईस्ट में है। और वो ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं, जो साउथ मैंने ईस्टर्न। आसियान का वेस्ट में नहीं बोला, मैंने बोला इंडिया वेस्ट को। वेस्ट में आजकल हम देखें ओवरऑल लेवल पे इंडिया वेस्ट में भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सो आपने शायद गलत सुना। वेस्ट में उनका इस्तकबाल बहुत अच्छे से हुआ है, मैंने उसकी बात। और दूसरी मैंने बात, ये बताया कि वेस्ट में होता है इस्तकबाल ओवरऑल लेवल पे। इस्तेमाल होना चाहिए। वो तो अब देखे ना, प्राइम मिनिस्टर किसी भी कंट्री का जाए तो उसका होना चाहिए। ये तो आपका वो जो स्टेट है उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब कोई भी स्टेट का लीडर जाए तो उसको अच्छी तरह से आगे से वेलकम किया जाए। तो ये तो खूबसूरती होती है आपकी उसमें गेस्ट आती। दूसरी चीज ये है कि ये कह रहे हैं इन्होंने एक चीज की कि उसका मेंबर है इंडिया, तो इंडिया उसका मेंबर नहीं है। वो है बेसिकली ये जो इसमें आप मेनली जो है मलाइशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनाई। आप शायद गलत समझ रहे, आप शायद गलत सुन रहे हैं। आपको पाकिस्तान की तरह शायद आपके कान भी ये थोड़े खराब हो गए। मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए एक बार फिर से बताती हूँ कि उन्होंने वहां पे अपनी पार्टिसिपेशन की। दैट वाज माय फर्स्ट कमेंट कि उन्होंने अपनी वहां पे पार्टिसिपेशन की। और जो वहां पे जितनी भी कंट्रीज, मैंने पर्टिकुलरली इंडिया का नाम नहीं लिया, मैंने इंडिया के मुदाखलत या मैंने इंडिया की शिरकत कही। आपने देखा भी होगा किस तरीके से वहां पे उनकी स्पीच हुई। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इंडिया इज द मेंबर ऑफ, आई नेवर सेड इट। यू जस्ट चेक माय इंटरव्यू फर्स्ट, यू जस्ट रीचेक इट फर्स्ट, आई नेवर सेड इट। सो दूसरी बात, आप लोगों के कान में अगर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है ना, तो आप थोड़ा सा आगे आ जाए, यू विल गेट टू नो एवरीथिंग। फाइका, आपका ये काफी इशू है, आप पर्सनल होते हैं। आप अपने टाइम पे बोला कि काइंडली, मैं पहले भी आपके टाइम पे कोई भी नहीं बोला। अच्छा, नहीं, उसमें आप मेरा स्टांस गलत तरीके से रख रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम करेक्टिंग यू, नथिंग एल्स। नथिंग टू डू विद माय कन्वर्सेशन। आई आप एम करेक्टिंग यू, नथिंग अच्छा, एल्स। फाइका, पहले जैन की बात कंप्लीट होने दें। हाँ, पे आप इस, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो इस टाइम पाकिस्तान में क्योंकि कॉन्फ्रेंस हो रही है, पाकिस्तान के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि सारे मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ आ रहे हैं। और सबसे मेन चीज जो कि हम पहले पिछले प्रोग्राम में इंटरव्यू में डिस्कशन कर चुके हैं कि इंडिया आ रहा है। और इंडिया आ रहा है तकरीबन 9 साल बाद। पाकिस्तान और इंडिया के बामी जो मामलात हैं, आपको पता है कि उसमें एक चेकलिस्ट रही, जैसे बिलावल भुट्टो साहब गए, अब उनके आ रहे हैं वजीर साहब के साथ ये। तो अब अगर वो आ रहे हैं तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए ये बड़ी एक अच्छा मौका है। मैंने पहले भी कहा था कि अच्छा मौका है कि पाकिस्तान अपनी जो इंटरनेशनल लेवल पे इमेज है
ऑल्दो हम जो मर्जी कहते रहे, हमारी इमेज बिल्डिंग उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से करनी चाहिए। और बतौर पाकिस्तानी हम लाख पर्दा उस पे डालें, वो आप भी मानते, मैं भी मानता हूँ, और अगर जब तक आप मानते नहीं फिर आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। तो मैं तो इसको, क्योंकि मैं खुद बाहर बैठा हूँ यूके में, तो मुझे इस चीज का आइडिया है कि मामलात किस तरह से, आपका जो आउटलुक है वो ही सारी चीजें डिसाइड करता है। और आपका आउटलुक तभी बेहतर होता है जब आपके मुल्क के अंदर की सिचुएशन बेहतर होगी। अब देखें, अगर आपके वहाँ पे शंघाई ताउन तंजीम चल रही है और आपके उधर पीटीआई वाले वहाँ पे वहीं पे प्लान कर लें जलसा जुलूस, और वहाँ पे पाकिस्तान में इंग्लैंड की टीम आई है और मुल्तान में वो अगर टेस्ट मैच खेल रही है और उसके बाहर पीटीआई वाले जलसा जुलूस प्लान करें, तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ ना कुछ गलत कर रही हैं। उनकी जो माइंड मेकिंग हो रही है, उनकी जो सोच डेवलप हो रही है, वो जो जिस किस्म के इनकलाब की बात करते हैं, वो कोई जो है वो ज़हनी पस्ती का शिकार है। कितने कई कुछ मिसाइल चल रहे हैं। तो आपने दो तीन चीजें पाकिस्तान ने गलत की हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो इस तरह के वक्त पे जाकिर नाइक को पाकिस्तान में बुलाना, मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब सी चीज थी, क्योंकि ठीक है उनकी खिदमत है, उनका बड़ा अच्छा काम है उस पे, जो है वो मल्टी रिलीजन्स को उन्होंने पढ़ा हुआ है और उस पे वो काम करते हैं, एंड ही नेवर बीन टू पाकिस्तान बिफोर। तो मसला ये है कि इस तरह की सिचुएशन में जब आपको इतने बड़े प्लेटफॉर्म की होस्ट मिला हो, आप उसके होस्ट कंट्री हो, और आप इस तरह की कंट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी को बुलाएं और आप उसको स्टेट लेवल के गेस्ट के तौर पे बुलाएं। मेन मसला ये है कि अगर उनको जमात इस्लामी या कोई मौलाना फजल रहमान साहब या उनकी कोई जमात या जिस फिरका से वो, जिसकी तरफ उनकी थोड़ी अटैचमेंट है, उस तरह के लोग बुलाते तो शायद डिफरेंट चीज होती। लेकिन मेरे ख्याल में ये है कि पाकिस्तान को पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी पे अमल करना पड़ेगा। पाकिस्तान को अब इस तरह के एडवेंचर्स, जैसे हमने अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दे के बाद में अपने गले दबाया, जैसे हम जो है वो बहुत सी दूसरी जंगों में हम फजूल में अपनी पार्टिसिपेशन शो करके तो अपने गले वो ले लेते हैं सारा मामला। तो दूसरे लोगों की जंगों में, मेरे ख्याल में, या दूसरे लोगों की लड़ाइयों में पार्टिसिपेट करने या उनमें हमें अपनी कोई शो करने की बजाय हमें अपनी पाकिस्तान फर्स्ट की पॉलिसी जो है ना उसको अपनाने की जरूरत है। और जो मोदी जी का वहाँ का जो टूर है, उसमें मेरे ख्याल में यही चीज है कि इंडिया फर्स्ट, इंडिया को वो अपने कंट्री को पहले पहल दे रहे हैं और अपनी कंट्री को प्रायोरिटी दे रहे हैं। और यही वो चीज है जो किसी भी कंट्री को आगे लेके जाती है। जो आसियान है उसमें इंडिया के जाहिर है कुछ उनके साथ ट्रीटीज भी साइन है उन सारे ममालिक के साथ, और इंडिया की वो एक पूरी जो साइड है, जिस साइड पे ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, वो सारा कॉन्टिनेंट, उसके दरमियान में ये जो सारे ममालिक आते हैं एशिया के, ये जो ममालिक हैं, ये कुछ कुछ ममालिक जो हैं वो टेक्नोलॉजी में, जैसे सिंगापुर वगैरह, ये वो कुछ ममालिक जो हैं वो क्या नाम है इनका, मुसलमानों की कुछ टाइज है वहाँ पे, जैसे इंडोनेशिया, मलाइशिया, और इसके अलावा बहुत सी दूसरी चीजें हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है। और दूसरा ये कि उनको कनेक्ट करने के लिए, दुनिया दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए हमारा ये सारा जो है इसको हम बहरा हिंद कहते हैं आम लफ्जों में पाकिस्तान में। तो ये सारा समंदर का जो फ्लो है, इसमें ये जो सारी तजारत है, इनमें उन ममालिक और इंडिया की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा है। तो इंडिया और उन ममालिक की एक बॉन्डिंग तो है। तो उसको एक चीज तो ये उन्होंने पैगाम दिया, और दूसरी एक और चीज उन्होंने पैगाम ये दी है कि उन्होंने पाकिस्तान से ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको दी है। यानी उन्होंने सार्क में आने, शंघाई ताउन तंजीम में आने की बजाय उन्होंने वहां पे जाना प्रेफर किया है, और यहाँ पे उन्होंने अल्टरनेट जो है वो उनको भेजा है। उनका नाम, सॉरी, शंकर, क्या मुझे उनका नाम सॉरी, डॉक्टर जयशंकर। हाँ, डॉक्टर एस जय माजरत, उनका नाम भूल गया था। अच्छा, जयशंकर साहब को तो ये कि हमें तो इत्तेफाक करना चाहिए, हमें तो इसमें पॉलिटिक्स की तरह से पोर्ट्रे करने की जरूरत है। हमें इसमें से भी जो है वो मौके का, वो कहते हैं ना, फायदा उठाने की जरूरत है। हमें चाहिए कि हम देखें, हमारा दुनिया भर तारीफ करती रहे, सऊदीया तारीफ करे, दुबई तारीफ करे हमारी, अगर मलेशिया, इंडोनेशिया, जो इस्लामिक कंट्रीज हमारी हमारी तारीफ करें, तो वो उतनी बड़ी हाइप नहीं क्रिएट होगी। लेकिन अगर आप इंडिया इंडिया आपको थम्स अप देता है, तो वो पूरी दुनिया में जाएगा। ठीक है, उसका एक इम्पैक्ट जो है वो पूरी दुनिया में जाएगा। तो अगर जो अजय शंकर साहब अगर वो पाकिस्तान में आ रहे हैं और उनको हम एक बड़ा बेहतरीन किस्म का होस्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल में ये पाकिस्तान के लिए बड़ी इम्पैक्टफुल चीज होगी। और हमें ये चाहिए, माजी में ऐसे भी हुआ है
कि मोदी जी जो है वो नवाज शरीफ साहब की जो दोती पोती हैं उनकी शादियों में भी शिरकत करते रहे, और वो बिल्कुल अचानक से टूर होते थे। तो इस तरह की भी सिचुएशन होती थी, और उससे बड़ी चीज जो है ना, वो एक बड़ा बेहतरीन किस्म का जो है वो एक क्या कहते हैं आप, इमेज बिल्डिंग हो रही होती है, एक बड़े बेहतरीन किस्म का पैगाम जा रहा होता है बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को। क्योंकि जब तक ये टेंशन वाली खबरें आती रहेंगी, जब तक ये टेंशन क्रिएट होती रहेंगी, अब देखिए रोज पाकिस्तान और पाकिस्तान में अगर वो होना है चैंपियंस ट्रॉफी, और इंडिया रोज आपने देखा होगा कोई ना कोई खबर किसी ना किसी न्यूज चैनल पे, चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का, कोई ना कोई एक खबर फैल जाती है जी इंडिया नहीं आएगा, और उससे पूरा जो है ना वो एक दफा माहौल जो है वो पूरा सिनेरियो जो है वो एक टेंशन की सूरत क्रिएट हो जाती है। तो पाकिस्तान को ये करना है कि यार जी शंकर साहब जब यहाँ पे मौजूद होंगे तो उसमें इतनी पॉजिटिविटी स्प्रेड हो हर तरह के न्यूज चैनल्स पे, इंस्टेड के वो अपना अपना चूरन बेच रहे हैं। मुझे पता है पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री का भी और इंडिया की मीडिया इंडस्ट्री का भी, जैसे हमारे यहाँ पे हम उनको लिफाफा साहब भी कहते हैं, वहां पे ये जो है ये उनको गोदी मीडिया कहते हैं। तो ये जो मीडिया की ये स्पेकुलेशंस है, उनको अगर हम कंट्रोल कर लें इस सारे टेन्योर में, इस सारे अरसे में, वो जितने भी टाइम के लिए पाकिस्तान में होंगे, मेरा नहीं ख्याल कि मैक्सिमम 2-3 दिन के लिए होंगे, तो अगर वो इतने देर के लिए आते हैं, तो उसमें अगर हम इन स्पेकुलेशन की बजाय कोई पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग कर लें पाकिस्तान की, और इस इवेंट और ये जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, ये बेसिकली होते ही ये इसलिए हैं, अगर आसियान है और वहां पे 10-11 मुल्क इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो हर मुल्क जो है वो अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन लेके आ रहा है, और वो हर मुल्क जो है वो अपनी पॉजिटिविटी वहां पे शो करेगा, और वो अपने 11 मुल्कों के अंदर ये शो करना चाहेगा कि मैं सबसे ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा हूँ इस पूरी तंजीम में, ठीक है, वो जो भी है। तो सार्क में आपने ये डिसाइड करना है, आपने बताना है शंघाई ताउन तंजीम में कि हम सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हैं, अगर हमारे से टेक्नोलॉजी में गलतियां हुई हैं तो हम उसको सुधारेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जवाब को इधर उधर भी निकल गया, लेकिन मेन चीज ये है कि मोदी जी का वो जो है उससे हमें दो एक सबक ये मिलता है कि इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी वो अपना रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी अपनानी चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो यहाँ पे नहीं आए, तो इंस्टेड के हम इस पे बार बार बात करें कि उन्होंने यहाँ पे नहीं आए, उन्हें यहाँ आना चाहिए था, उधर क्यों गए, हमें उसकी बजाय इस पे फोकस करना चाहिए कि जो आ रहे हैं उनको हम इतनी रिस्पेक्ट दें कि वो बाद में जाके कहें कि जी आप भी जाए। अच्छा फाइका, मेरा आपसे भी सवाल है। अभी आपने देखा होगा रिसेंट के कश्मीर और हरियाणा में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जो विक्ट्री थी, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन के रिजल्ट्स पर आपकी क्या राय है बीइंग अ कश्मीरी? देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का बताऊं तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, और ये असेंबली इलेक्शंस थे, ये पार्लियामेंट इलेक्शंस नहीं थे जहाँ पे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर चुना जाता है। तो अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में आपने देखा होगा कि बीजेपी की बहुत अच्छी विक्ट्री दिखाई देखने को मिली, काफ़ी सीट्स लिए बीजेपी ने। और वहीं जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू में जहाँ से बीजेपी ने 29 सीट्स ली, और यहाँ कश्मीर की अगर हम बात करें तो आई गेस नेशनल कॉन्फ्रेंस 42 सीट से जीत गई। एंड क्या इलेक्शंस के बारे में, जो इस बार कश्मीर में इलेक्शंस हुए, आई गेस 10 इयर्स के बाद इलेक्शंस हुए, एंड ये जो इलेक्शन था ये 3 फेजेस में था, फेज फर्स्ट, फेज सेकंड एंड फेज थर्ड। फेज फर्स्ट का साउथ कश्मीर था, एंड फेज सेकंड सेंट्रल कश्मीर था, एंड फेज थर्ड वाज नॉर्थ कश्मीर। तो इसमें हमें फेज फर्स्ट में ही बहुत ही ज्यादा भारी संख्या में अराउंड 61.2% समथिंग वाज लाइक वोटर्स टर्न आउट इन साउथ कश्मीर, एंड देन उसके बाद ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो 73 पॉइंट समथिंग, जो कि बहुत ज्यादा था। मगर अगर पिछले सालों की बात करें, 2014 में इलेक्शंस हुए थे, तो बहुत ही ज्यादा भारी संख्या में लोगों ने वोट्स डाले थे। तो काफी एक रिमार्केबल डे था, एक हिस्टोरिक डे था कि कश्मीरी फॉर द फर्स्ट टाइम बिला खौफ जो है अपने घरों से, विदाउट एनी टाइट सिक्योरिटी जो होता था कश्मीर में, बिकॉज कश्मीर वाज नोन टू दैट प्रोन टेरर एरिया, अटैक्स हो सकते थे, या फिर वोटिंग से लोग डरते थे बिकॉज ओवरऑल यहाँ पे टेररिस्ट का अटैक होता था कुछ भी, क्योंकि आए दिन जो है जो JKLF की टीम्स थी या हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, कहा जाता था कि वोट्स जो है ढालना गुनाह है, ऐसा है वैसा है, वो चीज़ें हैं, ये चीज़ें हैं। जमहूरियत का कोई कॉन्सेप्ट लोगों में अभी उतना नहीं था 2014 तक। तो जो चीज़ें अब हमने कश्मीर में देखी है इस साल,
it is, I guess, because of the present government that we have seen the highest voters turnout all over the Kashmir. और हार जी तो सबकी बात होती है। वेल, यहाँ पे बहुत सारी रीजनल पार्टीज थी। अगर जेकेपीसी की बात करें, पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, और भी अदर पार्टीज थी। तो काफ़ी जगहों पे हमें जो है काफ़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बाकी पार्टीज ने कुछ सीट्स ली, और सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट सीट्स नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ली। अब लोगों की उम्मीदें जो है, इससे ये हमें जाहिर होता है कि लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, जो कि एक रीजनल पार्टी है हमारे जम्मू कश्मीर की, काफ़ी उम्मीदें हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस से लोगों की। सो अब देखते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है लोगों की उम्मीदों पे खड़ा उतर पाएगी। फिलहाल तो है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को तो फिर से जो है बनाया जाएगा, एंड देन फिर सरकार बनाकर वो क्या डिसीजंस लेंगे, और क्या कुछ लोगों के काम होंगे, क्या कुछ लोगों के मसले मसाइल होंगे, उन पे भरपूर तरीके से काम करेंगे। आई विश हिम ऑल द बेस्ट, विश नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑल द बेस्ट, दैट वो लोगों के जो उम्मीदें हैं उन पे खड़ा उतरेंगे। और जहाँ दूसरी तरफ बात करेंगे हरियाणा की, तो हरियाणा में भी काफ़ी धमाकेदार, वैसे ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, बाकी स्टेट्स की बात करें, तो बाकी स्टेट्स में तो वोट्स डालते थे वैसे नॉर्मली, क्योंकि वैसे कोई टेरर एक्टिविटी होती नहीं थी। बट इट वाज सीरियसली रिमार्केबल डे फॉर होल कश्मीर। एंड इसी तरीके से कश्मीर में यहाँ पे बीइंग अ कश्मीरी, मुझे एक चीज़ की विक्ट्री लगी यहाँ पे, दैट कश्मीरी जो है वो निडर होके घर से निकले, उन्होंने खूब जमहूरियत का इस्तेमाल किया, उन्होंने डेमोक्रेसी फील की। और आई गेस ये उन लोगों के लिए थप्पड़ है, ये उन लोगों के लिए जो जो हमेशा ये कहते थे कि अब कश्मीरी जो है वो बीजेपी के सितमों तले दबे हुए हैं, कश्मीरी जो है, कश्मीरियों पे जुल्म हो रहा है, बीजेपी जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती थी। तो उन लोगों के लिए ये आई गेस थप्पड़ है, उन लोगों के लिए एक तमाचा है, क्योंकि कश्मीरी ही को ही राइट दिया गया है। इसी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने कश्मीरी को राइट दिया, इसी प्रेजेंट गवर्नमेंट से ही कश्मीरी ने अपने वोट्स चुने, इसी कश्मीरी गवर्नमेंट ने ही जो है 42 सीट्स, आपने देखा होगा नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि बीजेपी के डायरेक्ट अपोज में खड़ी है, आपने देखा होगा कि कश्मीरियों ने डायरेक्टली उनको, और अगर यहाँ पे फेयर इलेक्शंस नहीं हुए होते तो आई गेस मे बी अगर बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी कुछ भी कर सकती थी, बीजेपी वो डिक्टेटर्स वाला रूल कर सकती थी। सो इससे एक क्लियर आईना, क्लियर मिरर सामने आया होगा लोगों को कि आखिर कश्मीरीज फेस क्या कर रहे हैं। कश्मीर में डेमोक्रेसी है, दिस इज द क्लियर एग्जांपल ऑफ कश्मीरीज एक्सपीरियंसिंग डेमोक्रेसी, दैट्स इट। जैन, क्या कहना चाहेंगे हरियाणा और कश्मीर के इलेक्शंस को देखते हुए और जो रिजल्ट्स आए? आप भी पाकिस्तान में कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं, आपका गाँव जदाद भी कश्मीर से था। तो बीइंग अ पाकिस्तानी, आप इस जीत प्राइम मिनिस्टर या बीजेपी की जीत को कैसे देख रहे हैं? नहीं देखिए, जैसे इंडिया में 3 फेजेस में इलेक्शंस होते हैं सॉरी टू से। अच्छा, पाकिस्तान में भी आपको पता है कि जैसे बल्दियाती इलेक्शंस होते हैं ना हमारे इधर। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया में बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, अभी उसी का फेज चल रहा है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान में अब ये होता है कि जो गवर्नमेंट में आ जाती है जमात, फॉर एग्जांपल पीटीआई या नून लीग की जिसकी जमात आ जाए, तो ये फॉर श्योर हो जाता है, 100 में 99% होता है कि वही बल्दियात के इलेक्शन जीतेगी, क्योंकि पीपल डजंट गो अगेंस्ट के जो बंदा मतलब ऑलरेडी आ गया है, तो अब वो उन नुमाइंदों को ही वोट देने की कोशिश करते हैं कि अब हुकूमत तो इनकी है, हुकूमत तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो ये अच्छा है कि हम उनको ही वोट दें और फिर बाद में काम शाम अपने ले लें। अगर कश्मीर की पर, ये तो मैं हरियाणा के पर्सपेक्टिव से बात कर, अगर आप उसको कश्मीर के पर्सपेक्टिव से लें, तो कश्मीर की आवाम और ओवरऑल भी अगर जैसे फाइका कह रही है, तो मेरा ख्याल ये है कि ओवरऑल अगर आप बात करें तो बीजेपी ने अपनी स्टैंडिंग उनकी नीचे आई है। यानी वो जो उनका बयानिया था 400 पार वाला, तो पूरे इंडिया के जो लोग हैं उन्होंने अब उनको वो वाली स्ट्रेंथ नहीं दी जो पिछले इलेक्शंस में उनके पास थी, या जो इस दफा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 400 पार, आपने देखा थ्रू आउट हमारा ये, हमने हर जगह पे देखा कि ये नारा, और उसमें फिर कुछ ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जिनमें बड़ी मतलब पावरफुल काम किए, जैसे राम मंदिर वगैरह, और वहां पे भी बीजेपी को जब शिकस्त हुई तो इससे ये चीज हुई कि आप जो है वो रिलीजियस टूल की बेस पे महज इलेक्शंस नहीं कर सकते, वो पाकिस्तान हो वो इंडिया हो, क्योंकि पाकिस्तान में भी बहुत सी सियासी जमातें ऐसी करती हैं, इवन के जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं वो भी करती हैं, ये नहीं है। लेकिन ये है कि
अब जो अगर ये कह रही हैं कि कश्मीरी बाहर आए, तो कश्मीरी अवाम के पास अब यही ऑप्शन है। देखें, अब वो डायरेक्टली इंडिया के अंदर आ चुके हैं, ठीक है, अब उनके पास यही ऑप्शन है कि वो वहां पे जो उनकी मुकामी जमात है उनको जिता सके, तो उन्होंने उनको जिताया है, ठीक है, ये तो ये खुद भी माने कि उन्होंने, जाहिर है अब उनके पास ऑप्शन फिर यही रहेगी ना उनके पास। अब आप मुझे दो ऑप्शन दें कि या मैं आपका सर फाड़ूंगी या बाजू तोड़ूंगी, ठीक है, तो अब मैं इसमें से क्या ऑप्शन जो मुझे थोड़ा सा बेहतर लगेगा, या आप मुझे ये कहेंगे या मैं सर फाड़ूंगी या मैं आपको थप्पड़ मारती हूँ, मैं कहता हूँ थप्पड़ मार लेना यार, सर ना फाड़ना। तो अब उनके पास तो ऑप्शन ही है, ऑप्शन चूज करना है, तो उन्होंने आप ऑप्शन यूके में बैठ के कश्मीर का स्टांस रख रहे हैं. दिस इज टोटली रॉन्ग एंड आई एम कश्मीरी. आई एम सेइंग दिस. आई एम अ प्राउड इंडियन. व्हाट डू यू वांट टू से? कश्मीरीज वांट फ्रीडम फ्रॉम इंडिया. व्हाट आई ऑब्जर्व, और जो यहाँ पे कश्मीरी You are observing outside from outside the Pakistan, living in outside the Pakistan. You are observing this. मैं सुनेंगी आप? एंड और आप स्टांस रख रहे हैं. सॉरी टू से, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग, बट आप स्टांस रख रहे हैं एक कश्मीरी का जो कि एक इंडियन कश्मीरी है. यू आर नॉट ओनली कश्मीरी, कश्मीर आप नहीं है, आप कश्मीरी हैं, आप नहीं है, आप कश्मीरी हैं। देखिए, जो मेरे YouTube ब्लॉग्स पे कश्मीरी आते हैं, मुसद्दिक इज फ्रॉम कश्मीर, बाबा मुंतहा इज फ्रॉम कश्मीर, याना मीर इज फ्रॉम कश्मीर, फरहाना भट्ट इज फ्रॉम कश्मीर. हाउ मेनी एक्टिविस्ट डू यू वांट फ्रॉम कश्मीर? And इस how तरह many local people do you want from Kashmir? I am doing ground reality और मैं ground reality पे जाके काम करती हूँ. I am doing road shows on roads और आपने मेरी देखे भी होंगे वो shows. तो how can you define this? How can you define this? कश्मीरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं. Why always मैंने देखा है बस पाकिस्तानी का यही माइंड सेटअप होता है that you people always claim that we want freedom. Freedom from लोग, what? और एक आप मिनट, यूके में एक बैठ के अपने कश्मीर में बैठ के बात नहीं कर रहे हो. आप अपने पाकिस्तान में बैठ के बात नहीं कर रहे हो. यू आर लोग, आउटसाइड फ्रॉम पाकिस्तान एंड यू आर टेकिंग आवर स्टैंड. अच्छा, फाइका, पहले आप आपने स्टांस रखे, जैन आप स्टांस रखे, उसके बाद हाँ, फाइका क्या? एक एक करके, अच्छा मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने आज तक ये कभी भी वर्डिंग नहीं यूज की कि पूरे इंडिया ने ये कर रहा है, पूरा पाकिस्तान ये कर रहा है। मैं तो इंडिविजुअल लेवल की बात करता हूँ कि इंडिविजुअली आपका क्या पर्सपेक्टिव है, मेरा क्या पर्सपेक्टिव है, ठीक है, राइट टू अपना रख सकते, माइक करिए, सॉरी पीछे, थैंक यू। अच्छा, आपका जो पर्सपेक्टिव है मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ आपकी जगह पे, लेकिन आप मेरे पर्सपेक्टिव से इख्तिलाफ कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि यार ये मेरा गलत है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको पूरे पाकिस्तान को कह दें। मेरा पर्सपेक्टिव है, वो पूरे पाकिस्तान का पर्सपेक्टिव नहीं है। आपका पर्सपेक्टिव आपका है, आपका पूरे कश्मीर का वो पर्सपेक्टिव नहीं है, ठीक है। जी, अब मैं मेरी पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ. ऑब्वियसली जो भी ग्राउंड रियलिटीज पे मैं दिखाती हूँ, जो भी लोग मैं ग्राउंड रियलिटीज पे दिखाती हूँ, वो कश्मीरी है. So they are representing Kashmir. आप They are यासिन representing Kashmir. You are not representing Pakistan because you are not in Pakistan. You are living in UK. So आपको मे भी लगता होगा I am Kashmiri, I am Indian and I am representing India here. I am representing Kashmir here. और मैं आपको ऐसे लोग आने वाले दिनों में मैं आपको भी पूरी दुनिया को भी ऐसे 70 साल के हमारे बुजुर्गान जो है जो मुस्लिम है, मैं आपको जरूर उनके इंटरव्यूज दिखाऊंगी. एंड मैं पूरी जितने भी यहाँ पे हमारी ऑडियंस है उनसे गुजारिश करूंगी कि डू वॉच दोज ब्लॉग्स, डू वॉच दोज रोड शोज जहाँ पे एक आम कश्मीरी पाकिस्तान के रिलेटेड, जहाँ पे एक आम कश्मीरी अपने आप को खुद कहता है कि वी आर द पार्ट ऑफ दिस कंट्री, वी वांट टू लिव हियर. एंड कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल दैट आप बोल रहे हो कि ऐसे है वैसे है. दिस इज द पार्ट ऑफ दिस कंट्री. ये एक कहते हैं ना, ये एक हमारा कहते हैं ना वो कश्मीर जो है वो इंटरनल हिस्सा है इसका इंडिया का. तो आप कैसे घुमा फिरा के चीजें बोल देते हो? आप कैसे एक कश्मीरी का स्टांस रखते हो? आप तो कभी कश्मीर आए नहीं हो, आप तो कश्मीर कभी विजिट नहीं कर चुके हो, आपने तो कश्मीरियों के बारे में कुछ जाना नहीं है. आप ऐसे ही वहां पे बैठ के हम लोगों का स्टांस रख रहे हो तो मैं तो बोलूंगी. अच्छा, अब दिस आपकी इज होगी, टोटली रॉन्ग. आपकी बात खत्म होगी तो हाँ, वन मोर थिंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस जहाँ पे लोग, आप बोल रहे हो ना कि अपनी कम्युनल पार्टी उन्होंने चुनी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स को देखिए, आप फारूक अब्दुल्ला को देखिए, आप उमर अब्दुल्ला को देखिए, दे नेवर सेड दैट वी वांट फ्रीडम.
वो हमेशा जन गण मन हमारा कौमी तिरंगा है, वो वहां पे क्या कहते हैं इसको, हमारा कौमी सॉन्ग है, हमारा नेशनल एंथम है। आपने देखा होगा वो कैसे उसको फख्र से पढ़ते हैं, कैसे उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, कैसे इंडिपेंडेंस डे के दिन वो झंडा लहराते हैं। व्हाट डज दैट मीन, व्हाट डज दैट इंडिकेट्स? JKLF तो है नहीं। अब आपकी अच्छा, होगी बात, तो मैं बोल रहा हूँ। जैन का स्टांस कंप्लीट होने दे, फिर आप उसको आपने मुझे ये बात किया कि वो उन्होंने उनको नेशनल कॉन्फ्रेंस को क्यों वोट दिया। मैंने आपको पहले भी बताया है कि उन्होंने 2 ऑप्शन ही दी हुई हैं उनको, या चपेड़ खा लो या सर फटवा लो। ठीक है, तो उन्होंने तो फिर वो, मैं तो ये कहा ही नहीं कि वो कोई आजादी मांगने वाली जमात है। मैंने तो कहा है कि 2 ऑप्शन है, वर्स्ट ऑप्शन है उनमें से जो लेस वर्स्ट है वो उन्होंने चूज करनी है। और दूसरी बात ये है कि आपने कहा आप अकेली कश्मीर, आप पूरे कश्मीर की आवाज है, तो मैंने आपको कहा कि आप यासिन मलिक की आवाज है। तो आप तो आगे से जवाब, मेरे ख्याल में उनका नेट ही चला गया या क्या मसला हुआ। मेरे ख्याल से उनका इंटरनेट चला है। अच्छा लेकिन जैन बात जी, ये है कि मेरे यहाँ पे बहुत ज्यादा, मैंने इनको अब आइडिया नहीं है, मैं तो आपको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे खुद के आबाद जो है वो वहां पे हैं, और हम उनसे खत के जरिए से, मेरी जो वालिद साहब वगैरह हैं वो खत खत के जरिए से उनसे रब्ता करते होते थे। और अब तो वो खतूत भी खत्म हो गया ना, यानी वो बिल्कुल ही अब तो कोई चिड़िया का पर भी नहीं उधर इधर आ सकता। कुछ वो उस साइड की इंडियन साइड ऑफ कश्मीर चले गए, कुछ पाकिस्तानी साइड ऑफ कश्मीर रह गए मेरे रिलेटिव। तो अब ये बात करिए, बाकी मैं अभी लास्ट वीक भी यहाँ पे एक जगह पे गया और हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे डॉक्टर थे कश्मीरी। तो मैं तो हमेशा, मैं तो ना पाकिस्तान के स्टांस के हक में हूँ ना इंडिया के स्टांस के हक में हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कश्मीरी की आवाज सुननी चाहिए, वो कश्मीरी चाहते हैं। तो अगर फाइका साहिबा ये कहती हैं कि कश्मीरी ये चाहते हैं कि वो इंडिया के साथ रहना चाहते हैं, तो ये भी गलत है। अगर मैं कहूँ कि कश्मीरी चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, तो ये भी गलत है। वो हमेशा अपनी इंडिपेंडेंस चाहते हैं, वो दोनों मुल्कों से आजादी चाहते हैं। ना वो पाकिस्तान के साथ रह के खुश है, ना वो इंडिया के साथ रह के खुश है। ये पाकिस्तानी स्टांस, इंडियन स्टांस हो सकता है, लेकिन ये कश्मीरी का स्टांस नहीं हो सकता। और उस दिन भी वो डॉक्टर साहब जब इधर बैठे हुए थे मैं, तो वो डॉक्टर साहब के साथ भी यही बात हो रही थी। मैंने कहा अब आप यहाँ आए हैं, तो ये तो वो कहते हैं यार हम, हमारी तो कोई बात सुनता नहीं है। वो तो पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई है, वो कश्मीर की लड़ाई तो कभी रही नहीं। ठीक है, तो वो टसल के अंदर कश्मीरी सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। तो अब बात ये है कि वहां की यूथ, वहां के लोग जो हैं, उन्होंने अगर अपने बेहतर मुस्तकबिल की तरफ जाना है, अपने मामला, तो पाकिस्तान में भी आप मुझे बताएं कोई एक ऐसी अनहोनी नहीं हुई। एक दफा सिर्फ ये बिलों वाला मामला हुआ, अदरवाइज पाकिस्तान में भी तो सारे इलेक्शन होते हैं। पाकिस्तान ने तो उसको मर्ज भी नहीं किया हुआ जैसे इन्होंने कर लिया हुआ। लेकिन मसला ये है कि ये बातें, ये लड़ाइयाँ, ये गुस्से, ये तो जितनी मर्जी करते रहें, ठीक है, ये जब तक मर्जी चलते रहेंगे। एट द एंड बात ये है कि कश्मीरी मैटर करते हैं। और कश्मीरी मैटर का मतलब ये नहीं कि फायका पूरी कश्मीर है या वो यासिन मलिक साहब पूरी कश्मीर है। कश्मीर एज एन होल, जितने भी लोग हैं, जो वहाँ के इंडिविजुअल हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, अल्टीमेटली वो होना चाहिए। ना मेरी राय मैटर करती है, ना आपकी, ना फायका की, जो भी। तो बहरहाल अब वो तो चली गई हैं। अब और कोई सवाल है या इसको अब वाइंड अप करना है तो अब वाइंड अप करते हैं क्योंकि 32 मिनट्स का ये प्रोग्राम हो गया है। जैन बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, फाइका का भी बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमारे लाइव इस डिबेट को ज्वाइन किया। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। और मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जैन के चैनल को भी फॉलो कीजिए, हमारे चैनल को भी फॉलो कीजिए, फाइका के चैनल को भी फॉलो कीजिए। और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाज़त। थैंक यू।